किताबों के पन्नों में दबी महाभारत एक ऐसे भीषण युद्ध की दास्तान है जिसमें अपनों ने ही अपनों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूँ। महाभारत की इस कहानी में खून के रिश्तों से जुड़े किरदार सत्य के लिए लड़ते तो कहीं सत्ता के लिए जीते और मरते नजर आते हैं। सत्ता की बिसात पर रिश्तों के धागों से बुनी हुई महाभारत की ये कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है, जिसमें सत्ता के लिए जंग और रिश्तों का मार्मिक अंत दर्ज है। कायर हो, कायर मैं नहीं, तुम हो तुम। कहते हैं महाभारत की ये जंग हस्तिनापुर में लड़ी गई थी, जो आज के हरियाणा में मौजूद है। और हरियाणा से सटे दिल्ली में ही लड़ी जा रही है आज की महाभारत। यूं तो दिल्ली की इस महाभारत के किरदार अलग हैं, इस जंग का स्वरूप भी अलग है, लेकिन राजनीति की इस जंग में वो लोग ही एक दूसरे के खिलाफ सीना ताने खड़े हैं जो महज चंद दिनों पहले तक एक थे। ये पार्टी कोई 10 जनपद में पैदा नहीं हुई, कोई नागपुर से बन के नहीं आई है। वॉलंटियर के खून पसीने से बनी है और उनकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। ये वो लोग हैं जो एक ही मंच से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन बदले हालात में जहां अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव आपकी इस महाभारत में आमने सामने खड़े हैं, तो वहीं इनसे अलग आपके वो सिपाही भी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने साल 2014 में दिया था केजरीवाल का साथ। जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो बातचीत बिल्कुल ऑथेंटिक है, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं है। कहा जाता है कि महाभारत की जंग तीर, तलवार और गदा जैसे हथियारों से लड़ी गई थी, लेकिन आपकी ये जंग कलम, कैमरों और माइक्रोफोन के सहारे लड़ी जा रही है। जिस तरह महाभारत में पूरी सृष्टि का विनाश कर देने वाले हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था, ठीक उसी तरह आपकी इस महाभारत में स्टिंग बन गया है एक ब्रह्मास्त्र। पेन ड्राइव में उसको रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी रिस्ट वॉच के जरिए उसको स्टिंग को अंजाम दिया था। कल संजय सिंह जी ने ये माना, एक संपादक के घर पर मीटिंग हुई थी। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि 1 महीना गुजरने के बाद वादों के किस पायदान पर खड़ी है आम आदमी पार्टी की सरकार। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि अपनों के प्रहार झेलने के बाद क्या स्टिंग के चक्रव्यूह में फंसकर बेबस और लाचार हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इस बात पे मैं पार्टी के अंदर भी खूब लड़ता हूँ। सारे कहते हैं दिल्ली जीत रही है, अब ये भी जीतेंगे, अब वो भी जीतेंगे। हम कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले। हमें तो सिस्टम चेंज करना है, हमें व्यवस्था बदलनी है। तो हमें दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार देनी है, अच्छी व्यवस्था देनी है, और अगर दिल्ली बदलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश बदलेगा। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। कभी स्टिंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली आम आदमी पार्टी खुद अपने इसी हथियार से बुरी तरह लहूलुहान होती नजर आ रही है, क्योंकि दूसरे दलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल खुद अपने ही विवादित बयानों के साथ ऑडियो टेप में कैद हो गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन केजरीवाल की राजनीति की सबसे बड़ी नीति रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने आम जनता को स्टिंग ऑपरेशन का जो मंत्र दिया था, आज वही मंत्र खुद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया है। हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों पर मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई नहीं, मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल स्टिंग के चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक के बाद एक ऑडियो टेप सामने आ रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल बैंगलोर में नेचुरोपैथी से अपना इलाज करा रहे हैं, तो इधर आम आदमी पार्टी का स्टिंग मर्ज लाइलाज होता जा रहा है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के दावे पर भी अगर यकीन करें तो आपके खिलाफ अब तक कुल 3 स्टिंग सामने आए हैं। स्टिंग नंबर 1, आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके राजेश गर्ग के जरिए उनकी केजरीवाल के साथ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ने की बात कह रही हैं। स्टिंग नंबर 2, कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का दावा किया है, जिसमें संजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस विधायकों को तोड़ने पर मंत्री बनाने का लालच दिया। हालांकि आसिफ की यह कथित स्टिंग अभी पेन ड्राइव में बंद है। स्टिंग नंबर 3, तीसरी रिकॉर्डिंग आप पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव शाहिद आजाद ने जारी की है। शाहिद का दावा है कि पार्टी की एक बैठक में अरविंद केजरीवाल धर्म के नाम पर टिकट देने की बात कह रहे थे। बहुत से जब इश्यूज उठाए गए तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जो पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को परसू कर रहे थे, इसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। लिहाजा इसकी लाइट में हमने उन चीजों को दोबारा रख दिया। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल साहब को न मालूम हो या पार्टी के और लोगों को न मालूम हो। सबको क्लियर था। मीडिया में जाने का रास्ता मैंने सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे पार्टी के जो दूसरे बड़े लीडर्स थे, मनीष सिसोदिया साहब, पंकज गुप्ता साहब, योगेंद्र यादव साहब, प्रशांत भूषण साहब, सभी मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे। हमने कहा कि शायद यही एक बेहतर तरीका है। मुद्दा यह है कि जो शख्स अरविंद केजरीवाल जी बहुत उसूलों की बात करते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी धर्म, बिरादरी, जात से बाहर उठकर लोगों की भलाई की बात करके वोट हासिल करना चाहते थे, आज वो उसी दलदल में फंसे हुए हैं जो एलिगेशन वो दूसरी सियासी पार्टियों पे लगाते थे। एक के बाद एक सामने आ रहे स्टिंग से आम आदमी पार्टी की नीयत और उसकी हरकत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि शुरू से ही केजरीवाल राजनीति बदलने की बात करते रहे हैं। केजरीवाल को अपने चक्रव्यूह में लेने वाले इन तमाम स्टिंग ऑपरेशन की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन पहले बात केजरीवाल सरकार की। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है। अगर देखें तो पिछला 1 महीना सिस्टमिक रिफॉर्म्स में, सरकार के कामकाज के तरीके बदलने में, उसके लिए आईटी को मैक्सिमम कैसे यूज किया जा सकता है, उसकी संभावनाएं तलाशने में इस समय निकला है। कई सारी समस्याएं गंदी राजनीति की वजह से है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं क्योंकि राजनीति खराब है, क्योंकि मंत्री मिले हुए हैं। आज पानी नहीं आता है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि राजनीति खराब है। दोस्तों, इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम सब लोग निकले हैं। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने, तब जनता की निगाहें टिकी हुई थी उनके अहम वादों पर। बिजली के बिल आधे करने, पानी का बिल माफ करने और दिल्ली में फ्री वाईफाई की सुविधा देने को लेकर। उनकी सरकार बिजली और पानी के मुद्दे पर कुछ कदम आगे तो बढ़ी, लेकिन फ्री वाईफाई की सुविधा को लेकर उनकी गाड़ी आज भी वहीं अटकी हुई है। इस बार पानी के बिल जब माफ़ किए गए तो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी शामिल किया गया, और जिन लोगों का बकाया पानी का बिल है उनको भी उसका लाभ मिलेगा। बिजली में 50% तो रेट किए गए, साथ साथ एक पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को समझने के लिए जो चला है दिल्ली में, जिस तरह से कंपनियां बनाई गई, उसके बाद जो हुआ, फिर लगातार बिजली महंगी होती चली गई, इसकी पूरी जानकारी दिल्ली की जनता के सामने रखने के लिए एक वाइट पेपर लाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन केजरीवाल की सरकार में एक भी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल 10 करोड़ से ज्यादा के बजट वाले किसी भी प्रोजेक्ट को वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली व्यय एवं वित्त समिति यानी EFC की मीटिंग में रखा जाता है, जहां इसका पास होना जरूरी होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक होती है तो उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली EFC में पास कराना जरूरी होता है।
लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 महीने में वित्त और व्यय कमेटी की एक भी बैठक नहीं कराई है, जिसकी वजह से 10 करोड़ और उससे ऊपर की लागत के कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं हो सके हैं। दिल्ली में पिछले साल जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी व्यय और वित्त समिति की 3 मीटिंग हुई थी, जिसमें कई स्कूलों की नई बिल्डिंग का प्लान भी पास करवाया गया था। नई योजनाओं और प्रोजेक्ट को पास करवाना इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगले 5 सालों में 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज बनाने का वादा किया है। इसके अलावा पिछले 2 सालों से 1500 नई बसों का टेंडर भी अटका पड़ा है, जिसे जल्द से जल्द मंजूर किया जाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 70 वादे किए थे, जिन पर काफी काम करना बाकी है। लेकिन पिछले 4 हफ्तों में दिल्ली सरकार ने जो अहम फैसले लिए, उनमें सबसे अहम बिजली पानी का वादा है। इसके अलावा नई नीति के तहत 20,800 ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस जारी किए गए। राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने का काम शुरू हुआ। महिला सुरक्षा की दिशा में दिल्ली पुलिस से दिल्ली में डार्क स्पॉट की सूची मांगी, ताकि इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। डीटीसी की बसों में शाम 6 से रात 12 बजे तक मार्शलों की तैनाती को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली सरकार के सभी 1007 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए और मनमानी फीस वसूलने वाले 200 निजी स्कूलों को नोटिस भेजा गया। लेकिन 500 नए स्कूल, कॉलेज और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसे कई अहम वादों के पूरा होने का इंतजार अभी लंबा है। दरअसल मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद से ही केजरीवाल को 3 बड़े झटके लगे हैं। यही वजह है कि उनकी सरकार के कामकाज से ज्यादा आज उनकी पार्टी में मचे घमासान की चर्चा ज्यादा हो रही है। झटका नंबर 1। केजरीवाल को पहला झटका तब लगा जब पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सड़क पर आ गई। इसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से निकाल दिया गया। झटका नंबर 2। केजरीवाल को दूसरा झटका उस वक्त लगा जब उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने उनका स्टिंग करके ऑडियो टेप जारी कर दिया। इस ऑडियो में केजरीवाल कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते सुनाई दिए। झटका नंबर 3। और केजरीवाल को तीसरा झटका तब लगा जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद महाराष्ट्र में आपकी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैंने जैसे वो वीडियो देखा, पहले तो अरविंद की जब आवाज आई तो मैंने अपने कान के पास रखकर वो सुना, और जब उनके शब्द थे तो वो नहीं सहा गया, हमसे नहीं सहा गया। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसके बारे में जो भी बोलना पार्टी बोल रही है, वो पार्टी से बात करिए। पार्टी सारी बात रख रही है, पार्टी सारी बात रख रही है। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, और ये कहावत इस पार्टी पर काफी हद तक फिट बैठती नजर आती है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर पार्टी के अंदर के लोग पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आने के बाद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अपने ही नेता अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने पर उतारू हैं। आम आदमी पार्टी में इस घमासान की शुरुआत तब हुई जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। पार्टी के ही कुछ नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि ये दोनों अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने एक शख्स एक पद की नीति पर चलते हुए खुद ही राष्ट्रीय संयोजक पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने 27 फरवरी को लिखित इस्तीफा भी दिया था, लेकिन आपकी पिच पर केजरीवाल की जगह योगेंद्र यादव क्लीन बोल्ड हो गए। टीम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल संयोजक के साथ सीएम भी बने रहेंगे। जो बड़े सवाल हमने उठाए, हाँ बिल्कुल उठाए, इसमें मैं क्यों अपराधी महसूस करूं भाई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हों जो दूसरों से अलग हों और अलग दिखें। हमने
तमाम मुद्दे उठाए। हमने ये भी कहा कि चाहे पैसे वाला मामला हो, चाहे वो दारू किसी कैंडिडेट पे आरोप का सवाल हो, इन सब चीज़ों पे आम आदमी पार्टी के पास ऐसी प्रक्रिया हो जो कि दूसरों से बहुत अलग दिखाई दे। हमने ये कहा कि आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। हमने ये कहा कि राज्यों की स्वायत्तता हो निर्णय लेने में। मैं नहीं समझता इसके बारे में मुझे अपराधी महसूस करने की क्या जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच केजरीवाल इलाज कराने बेंगलुरु चले गए, लेकिन मुंबई में मयंक गांधी के ब्लॉग बम ने केजरीवाल खेमे के लिए मुश्किलें बेहद बढ़ा दी। इसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी शुरुआती खामोशी के बाद मोर्चा खोल दिया। इन दोनों ने जो साझा बयान जारी किया है, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ दोबारा सरकार बनाना चाहते थे। पार्टी के विधायक भी उनके साथ थे, लेकिन देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने विरोध किया। इसी के बाद से हमारे बीच मतभेद शुरू हुए। हमने केवल लोकपाल से आग्रह किया है कि वो हमारे बारे में जांच करवाएं। कोई भी आरोप हो, ये आरोप जो बाकी साथियों ने लगाए हैं, इसके अलावा और कोई भी आरोप हो, हमारी जांच की जाए। उस वक्त अगर 6 कांग्रेस के एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और वह हमारे पार्टी के विधायकों के संपर्क में आए, तो हमने अपने पार्टी के विधायकों से कहा कि अगर हमारी पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे तो आ जाएं, हमारा समर्थन करें। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उनके फैसलों पर ही पार्टी अपनी लाइन लेती देखी गई है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि केजरीवाल की इस ताकत को चुनौती देने के लिए ही योगेंद्र और प्रशांत भूषण की जोड़ी ने पार्टी में विरोध का झंडा बुलंद किया है। जैसे पार्टी ऑल इंडिया बनने की तरफ जाती है, तो गुजरात में कौन खड़ा होगा, महाराष्ट्र में कौन होगा, कर्नाटक में कौन होगा, बिहार में, बंगाल में कौन, इन सब जगह इनके संपर्क हैं। अरविंद एंड कंपनी जो छोटी टीम थी यहाँ की, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, इसके लोग बाहर उस तरह के नहीं हैं, उतने भरोसे के, उतने पुराने परिचित या उतने एक्टिव। तो अरविंद की टीम के अंदर अंदर डरने की इस लीडरशिप से एक वजह ये भी है कि जैसे ही हम बड़ा होंगे वैसे ही ये इन्हीं के लोग सारे ऑल इंडिया में हो जाएंगे और फिर हमारी तकलीफ शुरू होगी, क्योंकि फिर हमारी लीडरशिप ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी, ये डर उनको है। क्योंकि अभी तो वो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया का विस्तार होगा वैसे ही प्रशांत जी और योगेंद्र यादव की ताकत बढ़ जाती है। आम आदमी पार्टी की ये महाभारत जब सड़क पर आ गई, तो फिर इसमें भी उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ जिसकी बात खुद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए करते रहे हैं। बुधवार के दिन जब केजरीवाल का पहला स्टिंग सामने आया, तो आम आदमी पार्टी में जैसे हाहाकार मच गया। इस ऑडियो टेप में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग से कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर समर्थन हासिल करने को कह रहे थे। मैं प्लान करता हूं, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं, 3 मुस्लिम हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। वो कह रहे हैं कि वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दें बाहर से। हाँ, मैं आज इस पर थोड़ा बनाता हूँ। मैंने तो वो तभी जब उन्होंने जो सज्जन लगा रहे हैं वो बड़े ही प्रचंड अवसरवादी और बहुत ही वैसे मनुष्य हैं। वो टिकट मांगने के लिए उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसी समय मैंने पार्टी को उनका वो जो कथित बातचीत है उसको फॉरवर्ड भी कर दिया था और उनसे कह दिया था कि जो आपका मन करे वो करिए, टिकट तो हम किसी दबाव में देंगे नहीं। मैंने ये रिकॉर्डिंग 17 फरवरी को दी है, मैं दिखा देता हूँ, और वो भी दोपहर के अंदर। ये तो बाई चांस है कि मैंने उसको बचा के रखा हुआ था दूसरे ईमेल पर। ये देखिए आप, कुमार विश्वास 17 फरवरी 2015 13:59, मतलब 1:59 पर मैंने डिलीवर किया। कहां से ब्लैकमेल मैंने कर लिया, कहां से मैंने कर लिया? यानी कि सरकार बनने के बाद आपने जो ये स्टिंग है वो सरकार बनने के बाद यानी कि 14 फरवरी के बाद दिया था। इसमें जो आपका मेल जो है देख लीजिए, नहीं तो वो दिखा दे मैंने उससे पहले दिया हो, किसी को भी दिया हो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं हम। राजेश गर्ग के स्टिंग के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी पर स्टिंग का दूसरा अटैक हुआ। ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के स्टिंग का दावा किया। आसिफ का कहना है कि संजय सिंह ने उनसे कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए कहा था और बदले में
उन्हें नई सरकार में मंत्री बनाने का लालच दिया था। उन्होंने संजय सिंह के साथ बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। हम यकीन खो चुके थे, मुझे लगता था कि शायद ये लोग हमारा स्टिंग करें, तो मैंने एहतियात के तौर पर मैं भी वो सिस्टम लगा कर गया था और मैंने उनका संजय सिंह जी का स्टिंग किया था, जिसमें उन्होंने मीटिंग की है। तो और कहाँ है वो स्टिंग, कहाँ है? देखिए मेरे पास है। अगर संजय सिंह जी ये बात किसी भी चैनल पर आकर नकारते हैं कि मैंने आसिफ के साथ कोई मीटिंग नहीं की या आसिफ के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था या आसिफ के साथ मैं नोएडा में उन मीडिया हाउस के उन शख्स के घर पर कोई मेरी मीटिंग नहीं हुई, तो वो मैं उनके साथ और दिल्ली के अवाम के साथ शेयर करने को तैयार हूं। वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले आऊंगा। अगर शेर सिंह डागर के फार्मूले के तहत मैंने उनसे कहीं कोई पैसे की बात की हो, उसका स्टिंग वो सार्वजनिक कर दें, उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक के बाद एक स्टिंग में फंसती जा रही आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल में भी बगावत हो गई है। सेल के सेक्रेटरी शाहिद आजाद ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर टिकट नहीं बांटा, बल्कि नरेंद्र मोदी का दहशत दिखाकर टिकट दिया। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। वो 1.5 घंटे की करीब मीटिंग थी, एक लंबी चौड़ी मीटिंग थी। उसमें बहुत सी चीजों को डिस्कस किया गया जो कि रेलेवेंट इस पर्पस के लिए नहीं था। वहां पर हमने जो डिमांड की थी केजरीवाल साहब से, वो डिमांड की थी कि मुसलमानों के पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली के अंदर मुसलमानों को 10 सीट, क्रिश्चियंस का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली असेंबली में नहीं होता है, 1 सीट उन्हें 11 सीट जो है दी जाए। ये उसके रेफरेंस में केजरीवाल साहब का जो जवाब है, वो जवाब ये था जो कि बहुत शॉकिंग उस वक्त भी था, शॉकिंग आज भी है। उस वक्त हमने मीडिया को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे। 300 लोगों की एक छोटी सी सभा, जनसभा टाइप की पार्टी के दफ्तर में हो रही है, उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करके कह रहा है कि मैंने ये कर दिया। इतनी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा 11 सीट मिलनी चाहिए, मुसलमान तब वोट देंगे, क्या ताकि मोदी वेव को रोका जा सके। निश्चय। और हम क्या करने आए थे? ओबामा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। फिलहाल केजरीवाल मीडिया में उठे इस तूफान से दूर अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका मुकम्मल जवाब सामने आना बाकी है। और केजरीवाल के लिए ये जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टिंग सामने आने के बाद राजनीति का कीचड़ साफ करने का दावा करने वाले केजरीवाल की नीयत और उनकी पार्टी की हरकत पर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस बात पे मैं पार्टी के अंदर भी खूब लड़ता हूँ। सारे कहते हैं दिल्ली जीत ली, अब ये भी जीतेंगे, अब वो भी जीतेंगे। हम कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले हैं। हमें तो सिस्टम चेंज करना है, हमें व्यवस्था बदलनी है। तो हमें दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार देनी है, अच्छी व्यवस्था देनी है। और अगर दिल्ली बदलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश बदलेगा।